नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूजन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लाए हैं 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज देखेंगे 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आपको बात अति समझा दिया गया था कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आज आपका 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखते हैं आज। है नहीं, किसी भी अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? ताप, दाब, सांद्रण और सभी। तो किस पर निर्भर करती है? सभी पर। किस पर निर्भर करती है? सभी पर। कोलिगेटिव गुण किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कोलिगेटिव गुण किस पर निर्भर नहीं करता है? तो विलय के कणों की प्रकृति पर नहीं करता है। और किस किस पर करता है अगर आपसे पूछा जाए तो आपसे आप मारेंगे विलयन के कणों की प्रकृति पर, विलायक के प्रकार पर और तापमान पर। इस सब पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर नहीं करता है? तो विलय के प्रकृति पर। इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण क्या है? सोडियम क्लोराइड। किस अवस्था में ठोस का विलय अधिक होता है? तो किस अवस्था में ठोस का विलय अधिक होता है? तो आप देखेंगे अधिक तापमान पर। अधिक तापमान जितना होगा उतना ज्यादा ठोस घुलेगा, ठीक है ना। इसलिए उसे क्या कहते हैं? ठोस का विलय। तो ठोस का विलय किस पर होगी? अधिक ताप पर। किस पर होगी? अधिक ताप पर। कोलिगेटिव गुण किन में पाया जाता है? तो बताइए, उबलनांक वृद्धि पर, हिमांक अवनमन पर, प्रसारण दाब पर या उपयुक्त में से सभी। तो आप आंसर मारेंगे उपयुक्त में से सभी। किस पर मारेंगे? उपयुक्त में से सभी। किस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होता है? तो किस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होता है? और आपके ऑप्शन है उष्मा शोषी में, उष्मा क्षेपी में, पोटेशियल में या फोटो रासायनिक में। तो आपका किस में होता है? उष्मा क्षेपी। तो उष्मा क्षेपी में क्या होता है? अभिक्रिया उत्सर्जित होती है। अगर आप उष्मा उत्सर्जित होती है, अगर आपसे ये पूछा जाता कि उष्मा अवशोषित किस में होती है तो किस में होती है हुआ? तो उष्मा शोषी में। किस में होती है? उष्मा शोषी में। उष्मा शोषी में उष्मा ग्रहण किया जाता है और जबकि उष्मा क्षेपी में उष्मा बाहर निकलती है। अब देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या होती है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई होती है समय इनवर्स। या कहीं कहीं पे आपको समय इनवर्स मिल जाएगा, सेकेंड इनवर्स मिल जाएगा या टाइम इनवर्स आपको देखने को मिल जाएगा। कोलाइडी का उदाहरण क्या है? तो कोलाइडी का उदाहरण आपको क्या मिल जाएंगे? दूध। क्या मिलेगा? दूध। तो कोलाइडी का उदाहरण है आपका दूध। दूध है क्या? तो अगर कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कोलाइड है क्या, तो दूध कोलाइड का उदाहरण है। साथ में ये भी पूछ देगा कि एक एग्जाम्पल दे देगा कि दूध क्या है। दूध क्या है? तो ठोस में परिक्षेपित वसा है। दूध क्या है? ठोस में परिक्षेपित वसा है। या दूध और किस चीज का उदाहरण हो सकता है? तो पायस का। किसका उदाहरण हो सकता है? पायस का। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कोलाइड का उदाहरण क्या है? तो दूध। दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का भी हो सकता है। दूध और क्या हो सकता है? तो ठोस द्रव में परिक्षेपित वसा। क्या हो सकता है? द्रव में परिक्षेपित वसा। आगे देखेंगे गैल्वेनी सेल में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो गैल्वेनी सेल में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो विद्युतीय। कौन सी उत्पन्न होती है? विद्युतीय। है नहीं। ट्रेंडल इफेक्ट मतलब टिंडल प्रभाव। ट्रेंडल इफेक्ट मतलब टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव किसमें देखने को मिल जाता है? तो आप लोग सब जानते हैं कि टिंडल प्रभाव किसमें देखने को मिलता है? कोलाइडी कण में। किसमें देखने को मिल जाता है? कोलाइडी कण में। आगे देखते हैं हम लोग लेनार्ड जोन्स सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लेनार्ड जोन्स सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑक्सीकरण से, अपचयन से, बफर से या एंथैल्पी से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण से। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण से। आगे देखेंगे एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र आपका होता है आर CHO। ये एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, तो हम लोग क्या मारते? ROH। शायद ये कलर ठीक से दिखाई नहीं देता है, हम लोग आगे देखते हैं। ROH ये किसका है? अल्कोहल का है। किसका है? अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं ये किसका है? RCOOH। ये किसका है आपका? तो ये है आपका RCOOH। किसका है ये? तो ये है आपका नोइक एसिड का। किसका है?
नोइक एसिड या लिखते हैं ओइक एसिड, ओइक अम्ल का। तो ओइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या हो सकता है आपका? तो RCOOH। और ये किसका है? ROR। ये किसका है? तो ये है आपका ईस्टर का। किसका है? ईस्टर का, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं, एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? तो एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है, तो आप कितना करिएगा? 78 डिग्री सेल्सियस। कितना करिएगा? 78 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 78 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, पॉलीराइजेशन में कौन सी क्रिया शामिल होती है? तो पॉलीराइजेशन में कौन सी क्रिया शामिल होती है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा? संयोजन। कौन सी क्रिया शामिल होती है? संयोजन। ठीक है। डीएनए, डीएनए किसका उदाहरण है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए किसका उदाहरण है, तो आप क्या बोलिएगा? तो डीएनए है प्राकृतिक पॉलीमर। किसका उदाहरण है डीएनए? प्राकृतिक पॉलीमर का। ठीक है। डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एसिड। ठीक है। तो डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप आरएनए में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल ही, क्योंकि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब देखेंगे एंजाइम किस प्रकार का उदाहरण है। तो एंजाइम किस प्रकार का है? कार्बनिक है, अकार्बनिक है, धात्विक है कि गैसीय है? तो क्या है? कार्बनिक। क्या है? कार्बनिक। नाइट्रोजन के लिए उपयोग, नाइट्रेशन के लिए क्या उपयोग होता है? तो नाइट्रेशन के लिए उपयोग होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और साथ में नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का अगर पूछा जाए, देखिए नाम थोड़ा सा टफली है, थोड़ा सा नाम को क्या काम करेंगे, अच्छा से समझ के तब टिक मारिएगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, ये होता है आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन, ये ए नंबर जो है वो एल्कीन का है। अगर आपसे बोला जाता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n+2। ये क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एल्काइन, तो CnH2n-2, ये किसका है? एल्काइन का, एल्काइन। ठीक है। ये किसका है? एल्कीन का। ठीक है। ये किसका है? एल्कील का, एल्कीन का, एल्कीन का। ठीक है। कोई दिक्कत? और ये किसका साधारण सूत्र है? ठीक है। CnH2n+1OH। तो ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। तो ये किसका सूत्र है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, पीएच अगर 7 दर्शा रहा है, पीएच अगर 7 दर्शा रहा है तो वो है क्या? तो वो है आपका उदासीन। अगर पीएच 7 दर्शा रहा है तो वो क्या है आपका? उदासीन। क्या है वो? उदासीन। अगर अम्ल रहता तो 7 से कम होता, अम्ल रहता तो क्या होता? 7 से कम। अगर क्षार होता तो 7 से अधिक होता, अगर क्षार होता तो 7 से अधिक होता। ठीक है। फिनॉल का रंग कैसा होता है? तो फिनॉल किस रंग का होता है? तो वो होता है रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन। सॉरी, फिनॉल कैसा होता है? रंगहीन, रंगहीन। और फिनॉल का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या करते हैं? C6H6OH, ये होता आपका फिनॉल का रासायनिक सूत्र।
और फिनॉल को अगर संरचना दिया जाता तो फिनॉल की संरचना होती है आपका, एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड कर दीजिएगा, ऊपर में हो जाएगा OH। तो ये किसका हो जाएगा? फिनॉल का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये आपका है क्या, तो ये है आपका बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम होता है बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन का अगर आपसे सूत्र बोला जाता है तो C6H6। ठीक है, अगर आपको बेंजीन के ऊपर OH मिल जाए तो उसको कहेंगे फिनॉल। क्या बोलेंगे? फिनॉल। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर आपका आ जाएगा CH3, तो ये क्या होता है? टोलुइन। क्या होता है? टोलुइन। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर आपका आ जाता NH2, तो ये क्या हो जाता है? एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन, है कि नहीं? इससे एक ना एक सवाल आपको पूछे जाते हैं, फिनॉल, टोलुइन, एनिलीन। ठीक है, ऐसे और भी है जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, फिनॉल का रंग कैसा होता है? ऐसे तो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। किस गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं, या किस गैस का उपयोग ब्लीचिंग में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। हीलियम का समूह क्या है? तो हीलियम का समूह है वर्ग संख्या 18। हीलियम को वर्ग संख्या 18 में रखा गया, यह अक्रिय गैस है। तो हीलियम के साथ साथ किसको रखा गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसे रखा गया है वर्ग संख्या 18 में। तो अगर आपसे पूछा जाए हीलियम किस समूह का है, तो वर्ग संख्या 18, नियॉन भी वर्ग संख्या 18। 18 को क्या कहते हैं? अक्रिय। क्या कहते हैं? अक्रिय। ठीक है, अक्रिय। उसके बाद अगर आपसे और भी पूछा जाए कि वर्ग संख्या 17 को क्या कहेंगे, तो हैलोजन। क्या कहेंगे? हैलोजन। वर्ग संख्या 16 को क्या कहेंगे, तो चैकलोजन। क्या कहा जाएगा? चैकलोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई इकाई क्या होती है? तो मोलरता का एसआई इकाई क्या होती है? तो मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। हेनरी का नियम किससे संबंधित है? हेनरी का नियम किससे संबंधित है? तो गैसों की विलयता से। किससे संबंधित है? गैसों की विलयता से। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? अगर आपसे इसका ऑप्शन पूछा जाए तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो क्या है ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से नेचर में क्या बढ़ जाता है? तापमान की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि हो जाती है? तापमान की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मोलक्यूलर मास निकालने की विधि क्या है? मोलक्यूलर मास निकालने की विधि क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पराशरण। क्या हो जाएगा? पराशरण। मोलक्यूलर मास निकालने की विधि क्या होती है? तो पराशरण होती है। ठीक है, 27 में है आपका फ्रेंटन अभिकर्मक शामिल है। तो फ्रेंटन अभिकर्मक शामिल है, तो किसमें शामिल है आपका? FeSO4 और H2O2। FeSO4 और H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और फेरस सल्फेट। सुक्रोज का विघटन क्या कहलाता है? तो सुक्रोज का विघटन क्या कहलाता है आपका? हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। और इथाइन का IUPAC नाम आपसे पूछा जाए तो इथाइन का IUPAC नाम इथाइन ही होता है। इथाइन का IUPAC नाम क्या होता है? इथाइन ही होता है। ठीक है, किसमें विद्युत सुचालक सबसे कम होता है? तो किसमें विद्युत सुचालक सबसे कम, मतलब करंट सबसे कम किसमें पास होता है? तो अधातु में। किसमें? अधातु में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो किस अधातु में करंट पास होता है, तो कौन सा है आपका? ग्रेफाइट। कौन सा है आपका? ग्रेफाइट, है कि नहीं? ऐसे तो आप देख लीजिए कि अधातु में विद्युत पास होता ही नहीं, वो सुचालक होता ही नहीं है। बफर का पीएच मान क्या होता है? तो बफर का पीएच मान कैसा होता है? तो कैसा होता है? स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर। बफर का पीएच मान कैसा होता है? स्थिर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन साझा करता है, तो किस बंधन में इलेक्ट्रॉन साझा करता है? तो सहसंयोजक बंधन में। आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आयनिक बंधन में क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। हाइड्रोजन बंधन किसमें पाया जाता है? तो H2O। किसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बंधन? H2O में आपका हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4। क्या होता है? CaSO4। मिथाइल माध्यम में किसका उपयोग होता है? सॉरी, अम्लीय माध्यम में किसका उपयोग होता है? तो मिथाइल ऑरेंज का। किसका होता है? मिथाइल ऑरेंज का। अम्लीय माध्यम में किसका उपयोग होता है? मिथाइल ऑरेंज का। तो ये रहा आपका 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। ये तो आपका डेमो क्लास रहा, ये मेरा फर्स्ट दिन का क्लास है, मगर कोशिश रहेगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्लासेस दिया जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाए। अगर आप पर डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमारा टारगेट नंबर है 95 प्लस। ठीक है, मगर अभी ये क्लासेस जो आपका चल रहा है वो रिकॉर्डेड चल रहा है। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। साथ में लोगों को शेयर कीजिए ताकि 1K आने के बाद मैं डायरेक्ट लाइव आ सकूं।